Hey Cosmic Army, if you are a comic book reader then you will know about in a particular time स्टोरीज चेंज होती हैं या तो रिबूट होती हैं या फिर एक मेजर स्टोरी आर्क को बदला जाता है। और ये काम कॉमिक राइटर्स और साथ में कॉमिक पब्लिकेशन के द्वारा एक साथ किया जाता है। राइटर्स बहुत ही लंबी स्टोरीज लिखते हैं और एक पर्टिकुलर टाइम में आकर के उन स्टोरीज का कहीं ना कहीं एंड होना ही होता है, उन्हीं का फिर से रिबूट होना होता है या फिर उन स्टोरीज को एक मेजर रिबूट मिलता है या फिर एक मेजर ट्विस्ट मिलता है। तो इसी तरह की एक ट्विस्ट के साथ मैं आ चुका हूँ इसी ट्विस्टेड स्टोरी को लेकर के। मार्वल की पूरी कॉमिक बुक सीरीज को पूरा का पूरा एक नया मोड़ देता है एक मर्डर, जिसके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। दरअसल ये वीडियो होने वाला है मार्वल की द इनकमिंग नाम की कॉमिक बुक का एक्सप्लेनेशन वीडियो। सो लेट्स बिगिन। इस कॉमिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से एक बात को क्लियर कर देना चाहता हूँ। वॉर ऑफ रेल्म्स आपने अगर पढ़ी है या फिर कहीं भी देखा है तो आप जानते होंगे कि कितनी बड़ी सीरीज थी और इस कारण से मार्वल यूनिवर्स में बहुत कुछ चेंज हुआ है और इन सभी चेंजेस को एक लाइन में बताने के लिए इस कॉमिक को पब्लिश किया गया था। तो इसमें कई सारी स्टोरीज और कई सारे कैरेक्टर के कॉमिक बुक को यहाँ पर एक बहुत ही ज़्यादा बढ़िया मोड़ मिलता है। चलिए अब शुरू करते हैं। इनकमिंग की स्टोरी की शुरुआत होती है एक ऐसे कैरेक्टर के साथ जो कि जस्ट अभी अभी इस पावर को अचीव किया था और दरअसल ये कैरेक्टर है मास्क राइडर। और मास्क राइडर के बारे में आपको एक खास बात बता देता हूँ। ये इटर्निटी मास्क नाम के एक तो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल आर्टिफैक्ट को पहनता है और साथ ही में ये बस अभी अभी मरा है, लेकिन इसकी अपेयरेंस यानी कि जब से अपेयर हुआ है तब से ये सिर्फ और सिर्फ अभी अभी मरा है। और इसकी अपेयरेंस हुई थी 1939 के मार्वल कॉमिक फर्स्ट इशू में। तो आप समझ लीजिए कि ये काफ़ी ज़्यादा टाइम तक अलाइव था कॉमिक्स में। और ये यहाँ पर आया होता है एक मर्डर को इन्वेस्टिगेट करते हुए और तभी वहाँ पर एक जगह पर डेयर डेविल और इलेक्ट्रा ट्रेनिंग कर रहे होते हैं और इलेक्ट्रा इसे देख लेती है और इसके पास आती है, पर ये इसके सारे वार को डॉज कर देता है और उसे बेहोश कर देता है। और डेयर डेविल भी इसके पास आता है, लेकिन डेयर डेविल समझ जाता है कि ये उससे ज़्यादा पावरफुल है और वो इसे लड़ने का फैसला करता है। द मास्क राइडर उसे बताता है कि मैंने ये मर्डर नहीं किया है और मैं यहाँ इन्वेस्टिगेट ही कर रहा था, और उसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में जेसिका क्रू यहाँ पर आई होती है इस मर्डर को इन्वेस्टिगेट करते हुए और वो देखती है कि एक इस पूरे के पूरे अपार्टमेंट में सिर्फ एक ही तस्वीर लगी हुई है, वो भी सिर्फ इसकी, और उस तस्वीर के पीछे एक न्यूमेरिकल कोड होता है जिसके बाजू में एक होला स्टार बना होता है और इससे वो समझ जाती है कि ये किसी और ही प्लेनेट का है। इस सब के करीब 6 घंटे बाद वो पहुंच जाती है कैप्टन मार्वल के पास। इन दोनों के बीच थोड़ी बहुत बातचीत होती है और जेसिका कहती है कि चलो तुम्हारे घर में एक कप कॉफ़ी के साथ आगे की बातचीत करते हैं, पर कैप्टन मार्वल कहती है कि मेरे पास इससे भी कुछ और भी बढ़िया जगह है। और वो दोनों पहुंच जाते हैं कैप्टन मार्वल की सीक्रेट केव में। कुछ देर बाद जेसिका कैप्टन मार्वल को उन सभी चीज़ों के बारे में बताती है जो उसने नोटिस किया था उस मर्डर को रिलेटेड, और फिर कैप्टन मार्वल को वो न्यूमेरिकल कोड को दिखाती है जिसके लेफ्ट साइड में एक होला स्टार था और इससे वो पूछती कि क्या तुम जानते हो कि किस चीज़ से रिलेट करता है, आउटर स्पेस से या किसी और चीज़ से। तब कैप्टन मार्वल कहती है कि मुझे लगता है कि मुझे शायद इसमें एवेंजर्स की ज़रूरत पड़ेगी। इन सब के कुछ समय बाद एवेंजर्स माउंटेन नॉर्थ पोल पर कैप्टन मार्वल इस कोड को लेकर के ब्लैक पैंथर से बात कर रही होती है। ब्लैक पैंथर और कैप्टन मार्वल सीधे पहुंच जाते हैं बाकी एवेंजर्स के पास। तब कैप्टन कहते हैं काश टोनी आज हमारे साथ होता। तो इस तरह की चीज़ों में उसका दिमाग बहुत ही ज़्यादा तेज चलता है। और इसके बाद ब्लेड और थॉर भी कैप्टन मार्वल की इस बात पर मदद करने को तैयार हो जाते हैं। अवेंजर्स इस चीज़ पर बात कर ही रहे होते हैं कि एक आवाज़ आती है जिसमें वो कहते हैं हम यहाँ पर सरफेस के किंग से मिलने के लिए आए हैं और उसके लिए हमारे पास एक संदेशा है। और ये कहने वाले नेमोर के सिपाही थे
जो कि ये संदेशा लेकर के आए थे ब्लैक पैंथर के लिए। और तभी कैप्टन कहता है, मुझे नहीं लगता ये कुछ ऐसी ही बात है, लगता है नेमोर के साथ हमारा एक वॉर होने ही वाला है। तब ब्लैक पैंथर कहता है, अभी भी अर्थ वॉर ऑफ प्लैनेट्स के हमले से लिपट रही है और अभी कुछ ही समय में ड्रैकुला और उसके वैम्पायर मिनियंस हम पर हमला कर दिए हैं। इसी के साथ एक नया स्टार ब्रांड आ चुका है। गवर्नमेंट एक स्क्वाड्रन सुप्रीम ऑफ अमेरिका को काबू कर रही है। आखिर चल क्या रहा है? ऊपर से लॉर्ड मेफिस्टो यहाँ पर हमें परेशान करने को आ चुका है। एक बार में हमें एक को ही संभालना पड़ेगा। और वो कैप्टन मार्वल कहता है कि अगर हो सके तो तुम मेरी दूसरी टीम को यानी कि एजेंट्स ऑफ वकांडा से मदद ले लो, वो तुम्हारी बिल्कुल मदद कर ही लेंगे। और इसके बाद अवेंजर्स वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद कैप्टन मार्वल एजेंट ऑफ वकांडा से मिलने आई हुई होती है और वो बात कर रही होती है इस मर्डर मिस्ट्री के बारे में ब्लूम मार्वल से। ब्लूम मार्वल की टीम यहाँ पर उस क्राइम सीन को लेकर के काफ़ी ज़्यादा रिसर्च कर चुकी होती है और वो ये बताते हैं कि वो जो न्यूमेरिकल कोड उस अपार्टमेंट से मिला था वो किसी तरीके का हेक्साडेसिमल कोड है जो कि किसी भी एक नॉर्मल कंप्यूटर सिस्टम में यूज़ होता है, पर इस तरीके के चीज़ों के लिए हमारी टीम इसे नहीं कर पाएगी। मुझे लगता है या तो हमें एमेडियस जो की ज़रूरत होगी या फिर टोनी स्टार्क की। शायद मैं आयरन मैन को खोज सकता हूँ। इस तरह की बातें ब्लू मार्वल कहता है और उसकी बाकी की टीम एमेडियस जो को खोजने लगती है। और इसी के साथ नाइट ट्रेसर सबसे पहला कॉल लगाता है नोवा को, जो कि किसी वॉरशिप से लड़ रहा होता है। इन दोनों के बीच थोड़ी बहुत बातचीत होती है इस मर्डर के रिलेटेड और फिर नोवा अपने बारे में बताता रहता है किस तरह से वो कैंसर वर्ष में फंस गया, उससे बचाने के लिए कोई भी नहीं आया। और इसी तरीके से नेगेटिव जोन के बारे में भी एक वॉर हुआ तो उसके बारे में बताता है। और उसके बाद वो कह देता है कि मैं अभी वापस घर नहीं आ सकता, मुझे अभी भी कुछ काम है। पर आखिर मैटर क्या है? जो भी हो तुम अपना ख्याल रखना और इसे भी देख लेना। तभी ट्रेसर कहता है, तुम जानते हो अगर तुम्हें मुझे ढूंढना है तो मैं कहाँ मिलूंगा। ट्रेसर आउट। और इसके बाद जिमी पहुंच जाता है सीधे एमेडियस को खोजने के लिए और वो मिलता है सिल्क से। और सिल्क बहुत ही ज़्यादा हाइपर हो जाती है कि वो भी तुम्हारी तलाश कर रहा है। आखिर चल क्या रहा है? तुम्हें तो एटलस फाउंडेशन का हेड होना चाहिए था अभी, क्या तुम उसे इंचार्ज बनाकर कहीं जाने वाले हो? क्या हो क्या रहा है आखिर? मुझे समझ नहीं आ रहा। मुझे ऐसा लगता है कि तुम कुछ ना कुछ छुपा रहे हो। तब जिमी कहता है, नहीं मैं कुछ नहीं छुपा रहा हूँ सिल्क, मैं बस कुछ ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर तुम एमेडियस से किसी भी तरीके से मिलते हो या उससे बात होती है तो मेरे चैनल्स खुले हुए हैं। और जिमी का होलोग्राम वहाँ से चला जाता है। और इसके बाद जिमी जाता है माद्रीपुर के लो टाउन एरिया में और वो मिल रहा होता है सैंची, गॉड ऑफ वॉर एरिस और साथ ही में स्वॉर्ड मास्टर लिन लैन को। और वो इन सभी को बताता है हेक्सामेडिकल कोड के बारे में कि कैसे एक मर्डर सीन से हमें ये कोड मिला और इस कोड की अभी के तह तक अभी हम जाना चाहते हैं, इसलिए अभी मुझे एमेडियस जो की तलाश है। और तब जिमी नोटिस करता है कि तुम सभी क्या किसी काम के बीच में हो। तब सैंची कहता है कि हम अभी अटलांटिस को इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं और इसी कारण से शायद हम तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकते अभी। और जिमी वहाँ से चला जाता है। और इसके बाद जिमी सीधे पहुँच जाता है द पोर्टल सिटी ऑफ पैन में, जहाँ वो मिलता है एरो और वेव से और इन दोनों की वो मदद मांगता है। एरो कहती है, आखिर हम तुम्हारी मदद क्यों करें इस बार? तब वो कहता है कि तुम एजेंट ऑफ एटलस हो इसलिए, और प्लीज़ मुझे तुम्हारी मदद चाहिए इस बार, क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम ही इसे हैंडल कर सकती हो इन सभी चीज़ों को, इसलिए तो मैंने तुम्हें, सैंची, सिल्क और बाकी सभी को चुना है। तुम ही हो जो इन सबको इकट्ठा कर सकती हो और ये सभी को संभाल सकते हो। मुझे किसी न किसी तरह एमेडियस जो को खोजना है, वो बहुत ही ज़रूरी बात है। तब एरो उसकी मदद के लिए तैयार हो जाती है और वो कहती है, अगर एमेडियस अर्थ पर ही है तो मेरी विंड्स उसे ढूंढ ही लेंगी। और एमेडियस पहुंच गया होता है चैंपियंस के मोबाइल बंकर में, जहाँ पर सभी उससे मिल करके काफ़ी खुश होते हैं। और तभी वहाँ मिस मार्वल आ जाती है जो कहती है, आज है मूवी नाइट, आज हम कई सारे मेरे पास मूवीज़ के डीवीडी पड़े हुए हैं तो किसे देखें आज हम, स्मॉल गूस, बिग हार्ट या फिर कुछ और। मूवीज़ को चुनने के लिए करके बातचीत हो रही होती है और तभी जैसे ही टीवी ऑन किया जाता है उसमें एक न्यूज़ आ रही होती है एमेडियस जो के बारे में कि कैसे पिछले महीने न्यूयॉर्क सिटी में कई हजारों लोगों की जान एमेडियस जो ने डेंजर में रख दी। और साथ ही में जिस तरह का काम उसका मेंटर ब्रूस वेन करता था उसी तरह का काम अब एमेडियस जो भी कर रहा है। और तभी मिस मार्वल कहती है उनसे, ये सही है पर ऐसा नहीं लगता कि वो सही कह रहा है। एक तरह से एक एवरेज रेगुलर पर्सन यही तो सोचेगा कि सुपर हीरो किसी भी चीज़ को ध्यान में न रख करके सिर्फ और सिर्फ लोगों को खतरे में डाल रहे हैं, क्योंकि उनको यही तो दिखेगा, क्योंकि वो लोग इतनी गहराई से कभी सोचने वाले ही नहीं है। रीरी भी इस बात पर बिल्कुल कंफर्म होती है। और तभी मिस मार्वल एमेडियस से पूछती है, आखिर ब्रूस बैनर के साथ क्या चल रहा है। तब एमेडियस जो कहता है, मैंने उसे बात तो की थी पर वो
काफ़ी ज़्यादा अजीब हो गया है। मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा उसके दिमाग में चल क्या रहा है आखिर। और हम देखते हैं ब्रूस वेन को अपने साइकियाट्रिस्ट सैमसन के पास। डॉक्टर सैमसन ब्रूस से पूछते हैं, तो ये काफ़ी अच्छी बात है कि तुमने टाइम निकाल करके अपने साइकियाट्रिस्ट सेक्शन के लिए यहाँ आए हो, पर तुम मुझे अवॉइड क्यों कर रहे हो ब्रूस? तब ब्रूस कहता है, सबसे खास बात, तुम ब्रूस से बात नहीं कर रहे हो, मैं हूँ जियो फिक्सिट। और इसके बाद डॉक्टर सैमसन जियो फिक्सिट से ये पूछते हैं कि तुम्हारी राय क्या है मेरे बारे में। तब तुम तो पूरी इन्फॉर्मेशन निकालना चाहते हो कि मेरे साथ क्या हो रहा है, और मैं दूंगा भी तुम्हें, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे। तो हो कुछ ऐसा रहा है कि एक बहुत ही बड़ा और डरावना हल्क हमारे अंदर है अभी, जिसे मैं डेविल हल्क कह रहा हूँ, और वो सब चीज़ों को एंड चाहता है, हर एक चीज़ का सिर्फ एंड चाहता है वो, और वो ही हमारा इंचार्ज है अभी। और इसके बाद जियो फिक्सिट बड़बड़ाने लगता है और डॉग सैमसन उसे देख कर कहता है, क्या तुम अपने पापा के बारे में बात कर रहे हो? तब जियो फिक्सिट कहता है, बाप? क्या बाप? वो ऐसा था ही नहीं कभी। जो तुम्हें एक नाम देता है वो होता है एक बाप, एक ऐसा इंसान जो तुम्हारी केयर करता है, हमेशा तुम्हें बेटर बनाना चाहता है। पर इसने तो मुझे बस फेंक दिया था अपने आसपास। पर मेरे रियल पापा का काम किया था माइक ब्रेनगिट ने, वो बने थे मेरे रियल फादर, ब्रेन बैनर नहीं। ब्रेन बैनर कभी नहीं बना था। तब डॉग सैमसन कहता है, माइकल बेर्नेटी है ना, ये तो एक कैसीनो का बॉस था ना, जिसने तुम्हारे पैर तोड़ने वाली जॉब दिलाई थी वेगस में। तभी जो फिक्सिट कहता है, ए थोड़ी इज्जत से बात कर, लास वेगस बोलने का। लास वेगस निवाडा। गोस्ट राइडर अपनी बाइक में चल रहा होता है और वो अपने मन में सोच रहा होता है, ये फिर से वहाँ आ चुका हूँ मैं जहाँ मैंने अपनी लाइफ दी और मेफिस्टो का मैंने थ्रोन सीना। गोस्ट राइडर लास वेगस उन डेविल्स को पकड़ने के लिए आया होता है जो हेल से भाग गए होते हैं। जॉनी इन सभी को अपनी हेल फायर से जला करके हेल में वापस भेज देता है और तभी वोंग की आवाज़ आती है और वो पूछता है, यहाँ तुम क्या कर रहे हो? क्या ये डेमोन्स का कुछ संबंध है तुम्हारे साथ? तभी जॉनी कहता है, तुम बिल्कुल साइड हो जाओ, मैं यहाँ मेफिस्टो के लिए आया हूँ। अर्थ से लाखों किलोमीटर दूर अंतरिक्ष में द प्लैनेट फैलो पर एक रिचुअल किया जा रहा होता है वहाँ के लोगों द्वारा, और एक गॉड को बुलाने का ट्राई किया जा रहा होता है, और ये गॉड था नल। और नल कुछ ही सेकेंड्स में उस पूरे प्लेनेट पर फीड कर देता है, और इसी के बाद उन प्लेनेट के जितने भी जीव होते हैं उन सभी को अपना गुलाम बना देता है। जब से कार्नेज और वेनम ने इसे फिर से जिंदा किया है, अपनी केज से छुड़ाया है, तब से ये लाइट पर और भी ज़्यादा तेज़ी के साथ फीड करने लगा है। और गॉड आ रहा है, अर्थ की ओर आ रहा है, उन सभी के लिए और हर एक चीज़ के लिए भी। और तभी एडी डेलन को बुलाता है और डेलन कहता है, मैं काफ़ी ज़्यादा दूर था, शायद मैं मिलियंस ऑफ किलोमीटर्स दूर था यहाँ से। और तभी हम एक टीवी में देखते हैं एक एक्सीडेंट के बारे में न्यूज़, और इसे संभाल रहा होता है माइल्स मोरेल्स, और वो एक ट्रक को अपने जालों से लपेट करके खींचने लगता है। पर उस ट्रक का वेट इतना ज़्यादा था कि माइल्स मोरेल्स के अकेले की ये बात नहीं थी, और अगर वो उसको छोड़ देता तो उसकी भी मौत पक्की थी। और तभी वहाँ पर हमारा पीटर पार्कर आ जाता है और वो दोनों उस ट्रक को वापस खींच लेते हैं। इन सब के करीबन 1 घंटे बाद दोनों स्पाइडरमैन एक बिल्डिंग के ऊपर बैठे हुए होते हैं और पिछले हुई सभी बातों को लेकर के बात कर रहे होते हैं। और तब माइल्स बताता है कि कुछ अच्छा हो ना हो, मेरे साथ एक अच्छी बात हुई है कि मैं एक बड़ा भाई बन गया हूँ। कैरोगा में सिनिस्टर कई सारे म्यूटेंट्स की तलाश कर रहा होता है जो कि उसे और उसकी टीम को और भी ज़्यादा पावरफुल कर सकें। वो कई सारे म्यूटेंट्स के बारे में जानकारी इकट्ठा कर रहा होता है, पर इस बार उसका मेन टारगेट था फ्रैंकलिन रिचर्ड। और इन सब से अनजान फ्रैंकलिन रिचर्ड अपने पापा यानी कि रीड रिचर्ड को अपने पावर्स के बारे में और भी ज़्यादा बता रहा होता है कि वो किस तरीके से फैंटास्टिक फोर टीम का सबसे ज़्यादा पावरफुल मेंबर है और वो किन किन विलन से लड़ सकता है, उन्हें आराम से हरा सकता है। पर तभी रीड को सूजन स्टॉर्म बुला लेती है और इसी तरीके से हर एक फैमिली मेंबर रीड को पूरा परेशान कर देता है। और ये सब के बाद इन सब से परेशान होकर के वो घर से ही बाहर निकल जाता है, और तभी उसे वहाँ पर ब्लू मार्वल मिलता है। और ब्लू मार्वल अपने होलोग्राम से उस मर्डर का फोटो और वो न्यूमेरिकल कोड दिखाता है, और मिस्टर रीड रिचर्ड समझ जाते हैं कि ये क्राइम सीन किसी तरीके के लॉकर रूम मर्डर का है, और साथ ही में ये जो नंबर्स हैं इनके पास ये हेक्सामेडिकल कोड के नंबर हैं, और शायद ये किसी मशीन का कोड हो सकता है। तभी ब्लू मार्वल कहता है,
मैं और मेरी टीम इसी नतीजे पर आए हैं और मैं इसे कंफर्म करने के लिए इसके स्पेशलिस्ट टोनी स्टार के पास जा रहा हूँ, ताकि इस मशीन से रिलेटेड हमें कुछ जानकारी मिल सके और इस लफड़े को हम जल्द से जल्द नीचे कर सकें। तब री रिचर्ड कहता है, मैं एक थ्योरी पर काम कर रहा हूँ, लेकिन इसके लिए मुझे उस विक्टिम को देख करके उसकी कुछ जांच करनी होगी। तब ब्लू मार्वल कहता है, ठीक है मैं समझता हूँ, अगर तुम ज़्यादा ही बिजी हो तो हम बाद में कर सकते हैं। तभी रीड कहता है, ऑब्वियसली फैमिली प्रॉब्लम से ज़्यादा तो ड्यूटी ही निभानी पड़ेगी हमें। अटलांटिक के 60 माइल्स ऊपर एक साइबर रोबोटिक हाईजैक्सन होता है एक प्लेन पर, और तभी वहाँ पर आयरन मैन आ जाता है। उन दोनों को उस अपने साथ लेकर के वहाँ से उड़ रहा होता है कि तभी वहाँ पर ब्लू मार्वल भी आ जाता है और ब्लू मार्वल आयरन मैन से हेल्प मांगता है एक मर्डर मिस्ट्री को सॉल्व करने के लिए, और वो बताता है कि टोनी स्टार्क कितना ज़रूरतमंद हो सकता है इस तरह की मर्डर मिस्ट्री को सॉल्व करने के लिए। तब आयरन मैन अपना मास्क खोलता है और कहता है, टोनी मर चुका है, मैं हूँ आर्नो स्टार्क, और जब से वो ड्रॉप हो चुका है तब से मैं ही आयरन मैन हूँ। और तब ब्लू मार्वल अपना परिचय उसे देता है, लेकिन आयरन मैन कहता है, मैं तुम्हें जानता हूँ, तुम ब्लू मार्वल हो और तुम अर्थ के ग्रेटेस्ट सुपर हीरोज में से एक हो। और आयरन मैन आगे कहता है, मैंने लगभग अपनी ज़िंदगी का लगभग ज़्यादातर हिस्सा सब चीज़ों को सीखने में लगाया है, तो तुम सबसे सही जगह आए हो इस पूरे पूरे प्लेनेट में, अगर तुम्हें इस प्लेनेट के बारे में कोई भी जानकारी चाहिए तो। तब ब्लू मार्वल उस कोड को दिखाता है जिसे हमें शुरुआत से दिखाया ही जा रहा है, और तब आयरन मैन कहता है, ये किसी तरह का कोड नहीं है। और तब ब्लू मार्वल परेशान होकर के वहाँ से चला जाता है। आयरन स्टार्क उस लेडी से कहता है कि ये तो सिर्फ और सिर्फ एक साइपर है जिसमें 3 सिंपल वर्ड्स का मैसेज छुपा हुआ है। तब वो लेडी कहती है, अगर तुम जानते थे तो क्यों, आखिर तुमने उसे कहा क्यों नहीं। तब आयरन मैन कहता है, उसने पूछा ही नहीं मुझसे। रीड रिचर्ड उस बॉडी को एग्जामिन करने के लिए वहाँ पर आ चुके होते हैं और वहाँ उससे मिलती है डॉक्टर जेन फॉस्टर। इन दोनों की भी थोड़ी बहुत और बातचीत होती है। इसके बाद मिस्टर फैंटास्टिक उस बॉडी के हेड पर एक हेलमेट का आकार बनाते हैं और वो कहते हैं, मुझे नहीं लगता है कि ये कोई ह्यूमन है, मुझे लगता है कि ये पिंक क्री है और शायद मैं जानता हूँ कि ये कौन है। इसका नाम बेल्डेन है। जब हम लास्ट बार फिनिक्स फोर्स से ब्लू एरिया ऑफ द मून में लड़े थे तब ये मुझे दिखा था। और मिस्टर फैंटास्टिक को भी उस न्यूमेरिकल कोड के बारे में समझा जाता है कि ये सिंपल एक मैसेज है जिसका मतलब है बिवेयर्स ऑफ ट्रीज। और इसके बाद हमें एक ऐसा सीन दिखाई देता है जो कि कोई एक बंदा किसी से कॉल पर बात कर रहा है और एक तस्वीर के पीछे एक कोड लिखता है, बिल्कुल जैसे वो कोड था, और इसके बाद वो वहाँ से जाने लगता है एक सेब को उठा करके। और इसके बाद वो बंदा अपनी छत पर आता है, कुछ बटन्स को दबाता है और एक वाटर टैंक का साइज चेंज हो करके वो एक मिसाइल बन जाती है। और तभी वहाँ मिस्टर फैंटास्टिक के कपड़ों में कोई आ जाता है और वो कहता है, आखिर तुम कहाँ जाने की सोच रहे हो। तभी वहाँ पर कैप्टन मार्वल आ जाती है और उसके ऊपर हमला करने लगती है और तब पता चलता है कि वो एक इसका था। और इसके बाद रीड टीचर अपने ओरिजिनल फेस में आ जाते हैं और वो बताता है कि मुझे तो पता चल ही गया था कि तुम कहाँ पर हो, हमने बस सिर्फ एक ही काम किया, स्कल सिग्नेचर का पता लगा लिया यहाँ पर बस। और इसके बाद वो उस पर हमला करने लगता है, पर ये स्कल कहता है कि मेरा काउंटर पार्ट आखिर है कहाँ। और फिर वो कहते हैं कि तुमने ही तो उसे मार दिया है, पर वो कहते हैं कि मैं तो इस सब कुछ ख़त्म करना चाहता हूँ, वो मेरा पार्टनर था, मैं उसे क्यों मारूंगा। तब एरी रिजर्ट कहता है कि तुम ही तो वो थे जो जिसकी सबसे ज़्यादा परेशानी था उससे, और सालों तक तुम्हारे गले का कांटा बनने के बावजूद आखिर कौन चाहेगा उसे मरा हुआ तुमसे ज़्यादा। तभी वो स्कल कहता है, क्या तुम्हें सच में ये सब इतना सिंपल लगता है। मैं यहाँ पर पूरे यूनिवर्स में पीस लाने की कोशिश में हमारे मिशन को अंजाम दे रहा हूँ, और वैसे भी मेरा मिशन पूरा हो चुका है यहाँ अर्थ पर। और कैप्टन मार्वल को बचाने के लिए पीछे से जेसिका क्रो आ जाती है और उसी के साथ ब्लू मार्वल भी वहाँ पर पहुँच जाता है। और वो स्कल कहता है कि मैं यहाँ पर इसलिए आया था ताकि हम यहाँ पर पूरी तरीके से पीस कर सके। स्कल और क्री दोनों के दोनों बिल्कुल अब शांति चाहते हैं, पर उससे पहले मुझे मेरा मिशन कंप्लीट करना था। मुझे ऐसा लगता है कि वो कोड मेरे लिए था। और तभी वो स्कल ब्लू मार्वल से पूछता है, मेरे दोस्त के आखिरी शब्द क्या थे। तब वो ब्लू मार्वल कहता है, बिवेयर्स ऑफ ट्रीज। और इसके बाद वो स्कल कह रहा होता है, लगता है अभी मैंने जो कुछ भी सुना था वो सच था, लगता है ये सब होने वाला है। अब इस बहुत ज़्यादा देर हो चुकी है, एम्पायर्स गिरने वाले हैं। और इसी के साथ वो स्कल एक पेड़ में तब्दील होने लगता है। कैप्टन मार्वल कहती है कि यहाँ हुआ क्या आखिर। तब जेसिका कहती है, ऐसा लगता है कि एक सेफ शिफ्टिंग टेक्निक है शायद ये। तब ब्लू मार्वल कहता है,
मुझे नहीं लगता ना रीड, क्या ये तब रीड कहता है हाँ ये मर चुका है और मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ बहुत कुछ होने वाला है अब। तब ब्लू मार्वल कहता है एम्पायर्स गिरेंगे, इसका मतलब क्या हो सकता है आखिर। और रीड कहता है रास्कर और बेल डैनियल्स का मिशन क्या था और ये एसिड ये एक्टिवेट कैसे हो गया है, या ये किसी तरीके का अंत है या फिर किसी चीज़ की बिगिनिंग। यहाँ से हज़ारों किलोमीटर दूर स्कल एम्पायर में हल्कलिंग एक भाषण दे रहा होता है क्री और स्कल्स को कि आज तक उन दोनों के भी जितनी भी वॉर्स हुई सिर्फ और सिर्फ डॉन ऑफ सिविलाइजेशन से लेकर के आज तक वो सिर्फ यूं ही थी, पर ये आखिरी वॉर होगी, इसके बाद अब और कोई भी वॉर नहीं होने वाली है और ये हमला करने वाले होते हैं अर्थ पर। उनका लीडर कहता है वो हमारे दुश्मन है, अपने आप को तैयार करो, हमारे फोर्सेस को ज्वाइन करो, अब हम एक साथ सोलर सिस्टम में जा कर के यहाँ शुरू होता है ये अंतिम युद्ध। आप में से कई लोग सोच रहे होंगे कि मैं इतनी बड़ी स्टोरी को आखिर क्यों कवर किया, इसमें इतने सारे कैरेक्टर्स हैं और काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूजिंग स्टोरी है। तो ये जो कॉमिक है द इनकमिंग, ये कॉमिक अभी मार्वल 2020 के सभी कॉमिक बुक्स के कैरेक्टर्स को एक नया रिबूट स्टोरी देती है। एक तरह से कहा जाए तो मार्वल का एक शॉर्ट रिबूट जैसा कुछ है ये। तो इसमें अब होने कुछ ऐसा वाला है, यहाँ से हमारी मेन स्टोरी शिफ्ट होती है एम्पायर इवेंट में और मैं पूरे के पूरे एम्पायर इवेंट को कवर करने वाला हूँ। तो बस इसीलिए इस स्टोरी को कवर करना मुझे बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी लगा। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में। एम्पायर इवेंट से रिलेटेड सारे के सारे न्यूज़ आपको यहाँ पर मिल ही जाएंगे और साथ ही में अगर कुछ स्पेशल जानकारी वगैरह चाहिए होगी या फिर लफड़ेबाजी करनी है तो मेरा व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी नीचे में दिया हुआ है, सारे सोशल मीडिया हैंडल के लिंक भी नीचे में दिए हुए हैं। टिकटॉक का भले ही हटा दूंगा मैं 2-4 दिन में, लेकिन वो एक अलग पॉइंट है। तब तक प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मेरे कॉस्मिक आर्मी को ज्वाइन कर लीजिए। बाय।